बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। इससे पहले हमने जितनी वीडियोस बनाई उनका ताल्लुक पॉलिटिकल टॉपिक से था, ग्लोबल इशू से था, पॉलिटिकल स्कर्मिशेस से था, या पाकिस्तान के जो नेबर्स में कंट्रीज़ वाक़या हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हम बात करते रहे, कश्मीर इशू के ऊपर बात करते रहे। आज की वीडियो बड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि आज मल्टी मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं और वाइट बोर्ड को यूज़ करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो मल्टी मीडिया वाइट बोर्ड के बगैर आप समझ नहीं सकते। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आपको समझना है कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलेशिया कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और ओशिनिया कौन सा रीजन बनता है, तो इसी मैप के थ्रू आज आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी। सबसे पहले मैप के मुतालिक बात करेंगे, कॉन्टिनेंट्स के मुतालिक बात करेंगे, ओशंस कितने हैं वो बात करेंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, आबादी के लिहाज से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसी तरह से सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है, सबसे छोटा समुंदर कौन सा है। और ये आपको जो लाइन्स नजर आ रही हैं, कुछ हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, कुछ वर्टिकल लाइन्स हैं, इन लाइन्स से क्या मुराद है, ये कौन सी लाइन्स हैं, ये किस तरह क्यों ये एक्सप्लेन की जाती हैं, इनका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के जरिए आज आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोब है ये क्या होता है। आप ये समझ लें, एक बॉल है मेरे पास, उस बॉल को मैंने पीछे से काटा और खोल दिया, तो ये बॉल को मैंने काट के खोल दिया है। यही वजह है कि यहां पर भी पैसिफिक ओशन है और वहां पर भी पैसिफिक ओशन है, क्योंकि बॉल मैंने खोल दी है। और कॉन्टिनेंट्स है, हम जब छोटे थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि जी 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। जब बड़े हुए तो कुछ डिफरेंट रिसर्च सामने आती, पर 6 कॉन्टिनेंट्स बन गए। अब ये रिसर्च सामने आई कि जी 7 कॉन्टिनेंट हैं, और अब एक और रिसर्च सामने आ रही है कि जी 8वां कॉन्टिनेंट भी है और वो ज़ीलैंडिया है। क्या होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो ग्लोब है पूरा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो पानी है और ये लैंड एरिया है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर कितने % पानी है और कितने % लैंड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों की सहूलत के लिए। तो जो वाटर है ये बनता है 70.8%, ड्राई लैंड जो है ये बनती है 29.2%। तो पानी का रकबा जो है ये 70.8 बनता है, 8%, 70.8%। और जो ड्राई लैंड है जहां पर ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये 29.2% बनता है। एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी है जिसका ज्यादातर हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है, वो कौन सा एरिया है वो भी हम बात करेंगे। ये कुछ सवालात है जो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। एक और बड़ा मजेदार सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो रशिया है, रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो भी रूस है। तो ये कैसे होता है? तो ये जो एरिया आपको नजर आता है ये हमने डिवाइड कर दिया यहां पर, ये यहां पर कैस्पियन सी है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। तो रूस जो है वो आगे तक जाता है। जो पहाड़ी सिलसिले एशिया को यूरोप से अलग करते हैं उन्हें यूरल माउंटेन कहते हैं, यूरल माउंटेन्स, ठीक है। यूरल पहाड़ियों का सिलसिला है, बहुत बुलंदो बाला पहाड़ है, तो ये रूस के अंदर ही है। तो हमने अब ये कह दिया कि ये दोनों एक ही एरिया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूरोप और एशिया को एक अलग एंटिटीज ना तस्वर किया जाए क्योंकि ये कंटिग्वस एरियाज है। जब हम उसको डिफाइन करते हैं कॉन्टिनेंट को, तो हम कहते हैं कॉन्टिग्वस एरियाज हो। यही वजह है ऑस्ट्रेलिया के गिर्द गिर्द जो छोटे छोटे जजीरे हैं, बेशुमार कंट्रीज हैं, उनकी तादाद लगभग 20 के करीब बनती है, उन्हें हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा करार नहीं देते क्योंकि वो कॉन्टिग्वस नहीं है, ठीक। तो जब आप कॉन्टिनेंट्स के अंदर ममालिक को काउंट करते हैं तो वो ममालिक थोड़े बनते हैं। वैसे आप यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर देखें तो ममालिक ज्यादा बनते हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और एक वजह तो मैं आप लोग एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो कंटिग्वस एरियाज नहीं हैं वो उसके अंदर नहीं आते, कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं होते। तो ये तो मैंने आपको बात बता दी। यूरल माउंटेन्स के मुतालिक मैंने बात कर दी, और उसके बाद एशिया के मुतालिक बात अभी हम करेंगे। जो लैंड वाइज है, सबसे पहले हम 1 बाय 1 चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं। लैंड वाइज सबसे बड़ा एरिया जो है, अब आपको एशिया ही नजर आता है, ये सबसे बड़ा एरिया है। इसका जो रकबा है वो बनता है
29.32%, ये भी आपने याद रखना है। अब ये जो 29.32% है ना, ये ड्राई लैंड जो 29.2% थी उसमें से है। दूसरे नंबर पर जो लैंड वाइज जो सबसे बड़ा एरिया है वो आपको नजर आ रहा है जी, अफ्रीका है, और इसका एरिया बनता है 20.32%। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा एरिया बनना चाहिए जी? उसके बाद बनता है जी नॉर्थ अमेरिका। अब जो नॉर्थ अमेरिका है इसका एरिया है जी 16.39%। आपको मेरे चलने से साया यहां पर पड़ता है तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, और रेजोल्यूशन अपने मोबाइल की तरह ऊंची रखिएगा क्योंकि लाइट्स हमने थोड़ी सी ऑफ की हैं। जिस तरह हम स्टूडियो के अंदर एक भरपूर लाइट्स के साथ हम वीडियो बनाते हैं उस तरह से नहीं, अगर भरपूर लाइट्स होंगी तो ये इमेजेस आपको नजर नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो ये नंबर 3 पे है जी कॉन्टिनेंट, हम लैंड वाइज कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जी साउथ अमेरिका नंबर 4 पे, और इसका रकबा बनता है 11.94%। अब 1 2 3 4, अब रह गया जी यूरोप, एंटार्क्टिका और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है। अब किसका एरिया आएगा जी? अब आएगा जी एंटार्क्टिका का 9.19%। और एक और बात चलते चलते कि ये जो वीडियो बन रही है ये किसी स्टूडियो के अंदर नहीं बन रही। जिस तरह से पहली वीडियो जो थी वो हम स्टूडियोज के अंदर बनाते हैं और वो साउंड प्रूफ एरिया होता है, बाहर की आवाज़ें नहीं आती। यहाँ आपको बाहर की आवाज़ें भी आएंगी, और ये भी आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा और फोकस कीजिएगा जो हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 5 पे ये सबसे एक बड़ा कॉन्टिनेंट है नंबर 5 पे। अच्छा जी, अब 2 रह गए जी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। जो यूरोप है उसका एरिया बनता है 6.82%, और ये है जी 6ठे नंबर पर। और फिर है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एरिया बनता है 6.03%, और ये 7वें नंबर पर कॉन्टिनेंट है। तो ये मैंने लैंड वाइज आपको कॉन्टिनेंट बता दिए। नंबर 1 जो है वो एशिया है, नंबर 2 अफ्रीका है जिसका रकबा सबसे ज्यादा है, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका है, इसको हम द अमेरिकाज कहते हैं। ठीक, ये कॉन्टिनेंट है। और ये जो हिस्सा है ये सेंट्रल अमेरिका है, और यहां पर जो आपको ये जजीरे नजर आते हैं ना, कैरिबियन कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हमने कर ली लैंड वाइज, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज जो कॉन्टिनेंट है, फिर उनका नंबर क्या बनता है, फिर उनका ऑर्डर क्या बनता है, देखते हैं जी। हम पढ़ चुके हैं कि लैंड वाइज जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी तरतीब क्या बनती है। अब हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन वाइज जो कॉन्टिनेंट्स है फिर उनकी तरतीब क्या बनती है। सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा है एशिया, सबसे पॉपुलेटेड एक कॉन्टिनेंट है। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे नजर आ रहा है आपको, जल्दी जल्दी बात करते हैं। नंबर 2 पे ये है। अब नंबर 3 पे यूरोप की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर नॉर्थ अमेरिका की, फिर साउथ अमेरिका की, और फिर 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और ये अनइनहैबिटेड लैंड है। तो ये तो हो गया। अब पॉपुलेशन वाइज जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या बनता है जी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, और लैंड वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, उनका ऑर्डर क्या बनता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ओशंस के मुतालिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है और पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है। तो ये एक ओशन तस्वर होगा। नंबर 1, गानों में हम सुनते हैं 7 समुंदर पार, आज तक बात समझ नहीं आई 7 समुंदर क्यों बात की जाती है। तो समुंदर कितने होते हैं वो आज बात करते हैं जी। ये एस की शेप में एक ही समुंदर है, अटलांटिक ओशन। यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर द अमेरिकाज। ठीक, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन। नंबर 2 पे अटलांटिक ओशन है। अगर आप ऊपर देखें तो ये ऊपर आपको एक ओशन नजर आएगा, इसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशन, ये नंबर 3 इसे कह देते हैं। उसके बाद ये सदर्न ओशन 2000 में, सन 2000 के अंदर 22 साल पहले इसे शामिल किया गया। ये अलग से एक समुंदर है, इसकी अलग से एंटिटी है नंबर 4 पे। अब है जी इंडियन ओशन, ये नंबर 5 पर। एक और बात जो चलते चलते यहां बड़ी जरूरी है वो एक्सप्लेन मैं कर दूं कि ओशन में और सी में क्या डिफरेंस है। तो ओशन और सी में ये डिफरेंस है, जो
ये बॉर्डर्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के या किसी भी कंट्री के, उसके साथ साथ जो पानी होगा वो सी होगा। और डीप इनटू अगर समुद्र में चले जाएं तो वो ओशन होगा। ये जो आपको एरिया नजर आता है मेडिटेरेनियन का, ये सी होगा। यही वजह है कि इसे कैस्पियन भी कहते हैं, इसे कैस्पियन कहते हैं, इसे ब्लैक सी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कोस्टल एरिया के करीब पानी होता है ना, उसे हम सी कहते हैं, और जो दूर चले जाएं तो वो समंदर होता है। एक और टर्म बोली जाती है, उसे हम कहते हैं जी पेनिनसुला। पेनिनसुला, PENINSULA। अब पेनिनसुला ये होता है, जितनी भी टर्म साथ साथ आएंगे वो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। कोई भी एक ऐसा एरिया है, कोई भी एक ऐसा एरिया है, उसके तीनों अतराफ पानी है, वाटर है, सी है, और एक तरफ से वो ड्राई लैंड है, तो उस एरिया को हम पेनिनसुला कहेंगे। तो यूरोप को भी हम पेनिनसुला कहते हैं। यूरोप के यहां से ड्राई लैंड है, एंट्री है, और तीनों तरफ इसके पानी है, तो यूरोप भी एक पेनिनसुला है। तो ये भी आपने बात याद रखनी कि पेनिनसुला क्या होता है, जिसके तीनों तरफ समुद्र का पानी हो और एक तरफ ड्राई लैंड हो, उस तक पहुंचने का जरिया हो। जी, ओशंस के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं, ये कहाँ कहाँ वाक़या है, कौन कौन से रीजन्स में वाक़या है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे कौन सा समुद्र सबसे बड़ा और कौन सा समुद्र उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और सबसे छोटा कौन सा। तो सबसे बड़ा जो समुद्र है वो पैसिफिक ओशन है, सबसे गहरा जो समुद्र है पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हमने पढ़ा था जो एस शेप में था, जो अफ्रीका और यूरोप के बाद अटलांटिक ओशन आता है, और उसके बाद अमेरिकाज आता है, उसके बाद कैरेबियन आता है, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका। उसके बाद जी इंडियन ओशन सबसे बड़ा है, सबसे गहरा इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन के बाद जी साउथ ओशन, जो आपने एंटार्कटिक रीजन के करीब देखा, ऊपर देखा, वो सदर्न ओशन है। उसके बाद आर्कटिक ओशन है, ये आपने देखा ऊपर, आपने एक हमने मार्क आउट किया था इसे आर्कटिक ओशन को। तो आपने याद रखना जी पैसा, PAISA। अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये तरतीब से ये भी याद हो जाएंगे, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। एक जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये ए है, ये दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये जहन में रखिएगा। पैसिफिक के साथ ही अटलांटिक के सबसे पहले अटलांटिक करना। जो आर्कटिक ओशन है जो सबसे ऊपर है यहाँ पर, वो सबसे छोटा है। तो 2A को आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आई से आपको समझ आ जाएगी जी इंडियन ओशन है, और एस से समझ आ जाएगी सदर्न ओशन है, ये साउथ ओशन है। तो ये आपने जहन में रखना है पैसा, तो आपको ये अब समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, जब हमने सबसे पहला एक इमेज देखा था मैप का, ग्लोब का, उसमें हमने देखा था कि कुछ लाइंस लगी हुई थी, कुछ लाइंस जो थी वो वर्टिकल थी और कुछ लाइंस जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, आज जरा वो भी थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे और अगली वीडियो एशिया के ऊपर बात होगी। इस बात को समझने के लिए आपको ग्लोब के इस पार्ट को समझना बड़ा जरूरी है। ये जो हिस्सा है, इसमें ये जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यही वजह है कि यहाँ पर जो समंदर है उसे हम सदर्न ओशन कहते हैं, और ये जो नॉर्थ पोल है, इसमें ये जो एरिया है इसे हम आर्कटिक रीजन कहते हैं, ये आर्कटिक ओशन है। और ये जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये आपने बात भी जहन में रखनी है। अब एक और इमेज के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। मैप के ऊपर ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरमिक्स होती, मैंने अलग अलग करके आप लोगों के सामने रखी ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और जो अर्थ के दरमियान से ये जो लाइन गुजर रही है, जो इसका कलर शायद आपको नजर आ रहा हो, रेड कलर का है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनके एड्रेसेस को मापने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं ज़मीन पर, ये सच में ये लाइंस इस तरह से नहीं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं ताकि हम जो एड्रेसेस हैं उनको लोकेट कर सकें। और जो ये लाइंस हैं थोड़ी सी कर्व की सूरत में, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं एक लाइन को। और ये जो लाइन चल रही है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड के ऊपर ये जो लाइन है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
अब आपने बात ये समझनी है कि ये लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये प्राइम मेरिडियम है। एक और इमेज लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है और ये इक्वेटर है और ये जो ग्रीन कलर की यहाँ लाइन दिखाई गई है ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो ये आपने बात ज़रा जहन में रखनी है। लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन्स होती हैं और लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन्स होती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये दोनों आप समझ लीजिए, वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। जी, अब एक नेक्स्ट फेज के अंदर हम जाते हैं और कुछ मजीद चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और कुछ पुरानी चीज़ों को रिपीट करते हैं। इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियम और ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और इसके बाद दो तीन चीज़ें और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो पैरेलल कुछ लाइंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये जो इसके ऊपर ये जो लाइन चल रही है इक्वेटर के ऊपर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे ये जो लाइन चल रही है, ये जो इसके पैरेलल लाइन चल रही है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इक्वेटर के नीचे जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सवाल इस तरह से बनता है कि जी इक्वेटर में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? तभी होगा जब आप कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग तौर पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वाक़या हैं और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से कंट्रीज वाक़या हैं। तो ये तभी होगा जब मैं बात कर चुका हूं, जब हम कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो वर्ल्ड मैप के ऊपर यहीं तक थी। ये मैंने बड़ा ब्रीफ सा और फंडामेंटल सी चीज़ें आप लोगों को बताई, बड़ी मुख्तसर सी, जो चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अगली वीडियोस के अंदर हम इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगली वीडियो होगी हमारी एशिया के मुतल्लिक।